नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में मैं आपके सामने बिहार पीसीएसजे का मॉक टेस्ट करने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बिहार पीसीएसजे में प्री की परीक्षा में जो एक लॉ का पेपर होता है और एक जीएस का पेपर होता है। लॉ के पेपर में 150 प्रश्न होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं उसके सिलेबस के अनुसार। ठीक वैसे इस सेशन में भी 150 प्रश्न हैं और इस 150 प्रश्नों में से लॉ के जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। जो स्टूडेंट्स पहले से ही शामिल हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से ही शामिल हो रहे हैं, वो गिनने का प्रयास जरूर करेंगे कि उन 150 प्रश्नों में से उनके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ताकि एक अंदाजा लग पाए कि हम लोगों की तैयारी कहाँ पर है। हम 50 कर पा रहे हैं, 100 कर पा रहे हैं, 120 कर पा रहे हैं, 140 कर पा रहे हैं, या फिर 150 में से 150 कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं एक अनुमान लगेगा। तो और अगर जो बच्चे बीच में होंगे तो उनसे बात फिर कही जाएगी कि क्या करें। तो चलिए, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अनअकैडमी की तरफ से शिव चौबे जी, एडवोकेट ज्योति राय, जुडिशियरी एस्पिरेंट अमिता, राज वर्मा, सबको नमस्ते। एक बड़ी चीज ये है कि आप देखिए यहाँ पर इस समय केवल 49 रुपए में 7 दिनों के लिए आपको एक्सेस मिल रही है प्लस कोर्सेस की एक्सेस 7 दिनों के लिए मिल रही है। तो अगर अभी आप ये चाहे स्कैन कर लीजिए और इस कोड का प्रयोग कर लीजिए, राय लॉ 10। अगर इस कोड का प्रयोग करके आप 49 रुपए पे करेंगे ना, तो 7 दिनों तक का कर सकते हैं। उसमें तमाम आपको प्रैक्टिस सेशन मिल सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ऐसी होंगी जो प्लस में उपलब्ध होंगी टेस्ट सीरीज का, जिसमें अलग से पेमेंट नहीं करना होगा, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी कि आपको इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 49 रुपए लग रहा है, तो कहीं से बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते इसको। तो इसको जरूर यूज़ करें, इस अवसर का लाभ लें। उसमें सब कुछ रहेगा, ऑल बैचेस पर आपके एक्सेस रहेगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट देख सकते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर वगैरह देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मेंस का टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, और उसके अलावा आपको पंजाब के लिए भी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। सारथी 5.0 एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच यहाँ शुरू हुआ है, और तमाम 5 जून से भी एक बैच शुरू होने वाला है। रैपिड रिवीजन बिहार जुडिशियल सर्विस गुजरात के लिए, उत्तराखंड के लिए 25 मार्च से ही शुरू है, 3 महीने का ही है। तो आप इन सब बैचेस का लाभ उठा सकते हैं। तो बिना देर किए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन का जो आज के सेशन का ये इस तरीके से आप आंसर कैसे देंगे मैं वो बता देता हूं। आपको कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना, ठीक है। आंसर जब दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर डाल के दीजिएगा। आप जैसा कि जानते ही हैं कि इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, और आपको उसी हिसाब से अपना चेक करना है कि आपकी तैयारी कहां पर है। चलिए, सबसे पहला, कंपनी अधिनियम की धारा 270 में क्या है, किससे संबंधित है? ज्ञापन, प्रोस्पेक्टस, लेख, निगमन। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि हम लोगों का समय कम से कम लगे। 270 में क्या है? प्रोस्पेक्टस। 270 में प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी का हिस्सा नहीं है? क्या इसमें शामिल नहीं किया जाता है? कंपनी का नाम और वह राज्य जिसमें वह स्थित है, उद्देश्य जिसके लिए कंपनी को शामिल करने का प्रस्ताव है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए नियम विनियम और उपनियम, कंपनी के सदस्यों का दायित्व चाहे सीमित हो या। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग मीनू। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको इंडोर मैनेजमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डालने की क्या जरूरत है? इंडोर मैनेजमेंट से संबंधित जो बातें हैं ना, उसमें डालने की क्या जरूरत? इंडोर मैनेजमेंट समझे ना, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, वो अंदर का नियम है, तो उसको बाहर बताने की क्या जरूरत है? और ये जो आप जानते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो बातें होती हैं जो लोगों को बताना जरूरी होता है, तो लोगों को हम अंदर की बात क्यों बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये है आपका अगला। श्री नंदलाल झावेरी ने अपने एकमात्र स्वामित्व वाले आभूषण व्यवसाय को एक ऐसी कंपनी में बदलने का फैसला किया जिसके वे एकमात्र सदस्य। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इस कंपनी को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या? लाभ और हानि खाता, नगदी प्रवाह वितरण, इक्विटी में परिवर्तन का वितरण, बैलेंस शीट। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगदी प्रवाह वितरण। आप लोग जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। हर प्रश्न कंपनी ला का ही नहीं होगा, कंपनी ला के तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे, तो तुक्का भी तो लगा ही सकते हैं। तुक्का लगाइए और अपना कैलकुलेशन जरूर करते रहिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं 150 में से। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार सुरक्षा प्रीमियम खाते में शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। लाभांश का भुगतान, शेयरों के मुद्दे पर छूट को लिखना, पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर का मुद्दा, पूंजी घाटा। नहीं, आपके पास जो है अंदाज लगाने का भी तो एक ऑप्शन है ना। कोई बात नहीं, कंपनी ला निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लाभांश का भुगतान। धारा 52 के अनुसार प्रीमियम खाते में शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता, लाभांश और भुगतान। नेक्स्ट, ये देखिए, इसको पढ़िए। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 68 के अनुसार एक कंपनी निम्नलिखित में से अपने स्वयं के शेयर खरीद सकती है। इसमें से स्टेटमेंट चेक करना है आपको कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। मुक्त भंडार, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, सामान्य रिजर्व, किसी भी अन्य शेयर की आय, एक ही प्रकार के शेयरों की आय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, ए बी सी डी सब। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। उब गए कंपनी ला से ना, लग रहा होगा कि तो हवाई नहीं लग रही, कैसे बिहार निकलेगा। कोई बात नहीं, कंपनी ला के 5 क्वेश्चन ही रहे। आइए आगे आते हैं कि प्रत्यायोजित विधायन किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? न्यायपालिका के द्वारा, संसद के द्वारा, कार्यकारी के द्वारा कि प्रेस के द्वारा? प्री में 17-18 सब्जेक्ट हैं बिहार, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रेस के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत पक्षपात का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है व्यक्तिगत पक्षपात का? पढ़िए। जब व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में बैठता है और पार्टियों में से एक उसका रिश्तेदार होता है, जब वह कंपनी में शेयर रखता है और उसके पहले पार्टियों में से एक है, जब वह संपत्ति में कुछ हिस्सा चाहता है जो विवाद का विषय है, जब वो ऊंचा होना चाहता है। व्यक्तिगत पक्षपात क्या है? व्यक्तिगत पक्षपात ऑप्शन नंबर ए है कि जब वह न्यायाधीश के रूप में बैठता है और पार्टियों में से उसका रिश्तेदार होता है। यही है ना? हाँ, आप इसको
479 सीआरपीसी में भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मीनू को तैयार होगा, क्योंकि मीनू मुझे लग रहा था कि ये पता होगा मीनू को। चलिए, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को किस मॉडल के आधार पर प्रतिपादित किया है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस की भारत? शक्ति के पृथक्करण के किस मॉडल पर प्रतिपादित किया? ये तो आप बता ही सकते हैं सारे लोग, बता सकते हैं ना, आसान प्रश्न है। मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है वो यूके से है। हाँ, यूके से। नेक्स्ट है, एक एक क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय है, किससे रिलेटेड है? पक्षपात से, प्रत्यायोजित कानून से, निगम से, कि कानून का शासन? क्या कर रहा है ये? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षपात से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, पक्षपात से। एक एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन चल रहे हैं सब, तो एक एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पक्षपात से रिलेटेड है, और ये कह सकते हैं ना नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है, प्राकृतिक न्याय पर जोर देता है। ये देखिए अगला प्रश्न, स्पीकिंग ऑर्डर वे आदेश होते हैं जो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, निजी ट्रस्ट, याचिकाकर्ता राहत मांग रहे, प्रतिवादी अपने मामले का बचाव कर रहे हैं? क्या सही लग रहा है? स्पीकिंग ऑर्डर किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो अब अंदाजा भी लगाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, क्योंकि प्रशासनिक विधि का प्रश्न है ये। स्पीकिंग ऑर्डर जो इसके द्वारा दिए जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टीपीए के दायरे में नहीं आता? उपहार द्वारा संपत्ति का ट्रांसफर करना, वसीयत द्वारा, अजन्मे बच्चे को संपत्ति अंतरण करना, और विनिमय द्वारा संपत्ति का अंतरण। टीपीए के अंतर्गत क्या नहीं आता, ये बताइए आप। राज वर्मा, शिव चौबे, अजय, जुडिशियरी एस्पिरेंट, कनिका, बताएं इसमें। हाँ, टीपीए के अंतर्गत विल द्वारा संपत्ति का अंतरण नहीं होता, क्योंकि गिफ्ट आप जान ही रहे हैं 122 से लेके 129 तक है। अजन्मे बच्चे के पक्ष में भी सेक्शन 13 उसी के रूल में बताता है। एक्सचेंज 118 से 121 तक है। और परिभाषा में भी लिखत का मतलब नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की ही बात की गई। नेक्स्ट है, अजन्मे बच्चे को संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में कौन सा नियम सही है? अब देखिए, अब आपका वो वाला जोन आ गया जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। अजन्मे बच्चे को के संबंध में कौन सा नियम सही है? अजन्मे बच्चे को कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता। हस्तांतरण केवल भविष्य की संपत्ति के अजन्मे बच्चे में को किया जा सकता है। अजन्मे बच्चे को हस्तांतरण में संपत्ति हस्तांतरणकर्ता का पूरा शेष ब्याज शामिल होना चाहिए। अजन्मे बच्चे के पक्ष में केवल जीवन हित सृजित किया जा सकता है। इसमें से क्या सही है? अब हम इसका अगर उसको सही टर्म को सही बताने का कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। इसका कहने का मतलब नहीं, कुछ नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस लाइन का कहने का मतलब है ना पूरा शेष ब्याज का मतलब है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाना, ठीक है ना, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। और आप जानते हैं कि अजन्मे बच्चे को संपत्ति का ट्रांसफर तभी होता है जब बच्चे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाए, ठीक है, माने पूर्ण हित दिया जाए उस संपत्ति में, तभी किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सेक्शन नंबर 13 पर ही ये भी प्रश्न है। जो भी बच्चे बाद में आ रहे हैं उनको है कि अभी से भी वो हो जाए। अभी केवल 12 क्वेश्चन निकले हैं और पूरा कैलकुलेशन करें, कुल 150 प्रश्न इसमें होंगे और 150 प्रश्न पूरा बिहार जुडिशरी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो देखिए कि उसमें से कितने सही हो पा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। हस्तांतरणकर्ता के लेनदारों को पराजित करने या देरी करने के इरादे से किया गया अचल संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण क्या होगा? शून्य होगा। इतनी देर से लेनदार के विकल्प पर शून्य कड़ी होगा। तब तक वैध रहेगा जब तक मुख्य लेन देन वैध है। पंजीकरण योग्य नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका है कि लेनदारों के विकल्प पर शून्य कड़ी होगा। लेनदारों के विकल्प पर शून्य कड़ी होगा। कहां है ये कपटपूर्ण अंतरण? 53 में। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात वहीं की गई है ना। क्या बता रहे बच्चों? अरे कपटपूर्ण अंतरण लेनदारों के विकल्प पर शून्य कड़ी होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। मुसहर साहू वर्सेस लाला हकीम लाल की केस भी है इस पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुखभोग अधिकार का सतत उपभोग है? सुखभोग समझते हैं ना, ईजमेंट राइट का। बी की भूमि पर घर तक पहुंचने के लिए ए का अधिकार है। ए को बी की दीवार से अपने घर की दीवार का समर्थन करने का अधिकार है। ए को हवा का अधिकार है। ए को बी की भूमि पर कार पार्क करने का अधिकार है। क्या स्थिति है? ईजमेंट राइट क्या होगा? ए को हवा का अधिकार है। हाँ, वेरी गुड। जिस तरीके से परफॉर्मेंस आपकी आ रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि 110 से ऊपर जाएंगे आप लोग। यदि अलगाव को रोकने वाली स्थिति है, अलगाव को रोकने का मतलब यह है कि ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो शर्त जो होगी वो शून्य होगी। हस्तांतरण शून्य होगा। स्थिति और स्थानांतरण दोनों शून्य होंगे। कि शर्त शून्य है लेकिन स्थानांतरण वैध है। क्या होगा? क्या सही है बताइए? क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शर्त शून्य है लेकिन स्थानांतरण वैध होगा। अदर एलियनेशन पर रेस्ट्रिक्शन कहां लगाया गया है? सेक्शन 10 में होगा ना। नेक्स्ट, एक अंतरणकर्ता इस शर्त के साथ उपहार देता है कि अंतरिती इसमें निवास करेगा। यहां निर्देश की क्या स्थिति होगी? वैध होगा, शून्य होगा, शून्य कड़ी होगा कि शुरुआत से ही शून्य होगा? क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शून्य होगा। हाँ, जब गिफ्ट देता है तो गिफ्ट का मतलब एब्सोल्यूट ओनरशिप दे रहा है। तो जब एब्सोल्यूट ओनरशिप दे रहा है तो उसमें निवास कौन करेगा ये थोड़ी बता सकते हैं। सेक्शन 11 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, अजन्मे व्यक्ति को हित दिया जाना चाहिए कैसा? जीवन हित मतलब लाइफ इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, या लाइफ या एब्सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, न तो लाइफ न ही एब्सोल्यूट। अनबॉर्न पर्सन को किस प्रकार का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है? इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होगा, संपूर्ण हित ही दिया जाएगा। अगर उसे लाइफ इंटरेस्ट दिया जाएगा ना तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक,
अच्छा, आप लोग थोड़ा पैसिव मोड में है क्या? एक्टिव मोड में रहिए। आंसर उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं जिस स्पीड से आप जनरली सेशन में देते हैं। एकदम क्वेश्चन आपके सामने गया और आंसर हाजिर। चलिए अगला प्रश्न का ये है, प्रश्न आपके सामने सही है ना शिव? जुडिशियरी एस्पिरेंट अमिता, सही है ना? हाँ, तो एकदम एक्टिव मोड में रहिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत छोटा सेशन तो होगा नहीं और जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो छोटा थोड़ा हो भी जाएगा। अन्यथा आप 118 150 क्वेश्चन जो लेके बैठे हैं वो तो हम पूरा कराएंगे अब एक सेशन में है? तो कानून के संचालन द्वारा हस्तांतरण में शामिल नहीं होगा क्या? विरासत, दिवालियापन, जब्ती की वसीयत। ऑप्शन नंबर डी, वसीयत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हस्तांतरण में समानता है? विक्रय, बंधक पट्टा, बंधक पट्टा विनिमय, पट्टा विनिमय उपहार, विक्रय विनिमय उपहार। कौन से में समानता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रय विनिमय उपहार। क्यों समानता है? क्योंकि ये तीनों ट्रांसफर जो है ना टीपीए में, ये ओनरशिप का ट्रांसफर करते हैं। बाकी मार्गेज जैसे इसमें आ गया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। लीज आ गया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। इसमें भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। ये डी वाला सही है। देखिए ये अब ला आ गया ना आपका पढ़ा हुआ, तो अब सब जल्दी जल्दी होगा। सीआरपीसी की कौन सी धारा में डिमोनर यानी भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां करने का अधिकार है? भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां कौन सी धारा के अंतर्गत सीआरपीसी में की जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 280। 280। देखिए आपके मन का प्रश्न आया तो जवाब भी जल्दी से आ गया। सीआरपीसी के किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवेकाधिकार है? 311, 319, 311 ए, 313। ऑप्शन नंबर ए, 311 में न्यायालय के पास यह शक्ति है कि किसी भी साक्षी को किसी भी समय जिसको बुला के परीक्षा कर चुका है उसको भी फिर से बुला के परीक्षा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। 311 की पावर बहुत मजबूत है उसकी। इस सीआरपीसी के अंतर्गत विकृत चित्त अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए। कौन सी धारा? 328 में, 331 में, 334 में, के उपरोक्त सभी धाराओं? रिलेटेड तो सभी से हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। डी भी लगा सकते हैं, संबंधित तो सभी है। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। छोटा बहुत रह रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये चीज ना दिखाई दे रही। सीआरपीसी के कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान के न्याय से संबंधित है? 355, 56, 57, 59। नेटवर्क यहाँ से तो सही है बेटा, यहाँ से तो सही है। क्योंकि पतला पतला लिखा है तो हो सकता है कि लाइव क्लास में आपको थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। 357 में कंपनसेशन दिया जाता है ना, साफ दिख रहा? अच्छा, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है? ए, बी, सी, डी।
साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अमिता पुरोहित, एस्पिरेंट, नीलू, राज, अजय, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित न होना, एक भी साक्षी पर्याप्त है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? 156, 154, 158, 160। अपने ही साक्षी से कौन सी के अंतर्गत पूछ सकता है? ऑप्शन नंबर बी, ये है 154, होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी, है ना। तो पक्षद्रोही साक्षी। चलिए अगला प्रश्न आपका ये है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में स्मृति ताजा करने संबंधी प्रावधान है? 141, 149, 159, 158। रिफ्रेशिंग मेमोरी, देखिए अब स्पीड हमने बढ़ा दी है। ऑप्शन नंबर सी 159। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा अनुमन्य है? 32.7, 32.2, 32.4 की 32.1? कारोबार के अनुक्रम वाला क्वेश्चन नंबर डाल दिया करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे तो, क्योंकि आप आगे पीछे हो जा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा। कारोबार का अनुक्रम क्या है? ये है आपका 32.2। कविता, आप स्क्रीन पर टच करिए, जो स्टूडेंट भी पीछे हैं या उनको नहीं भी लग रहा कि वो पीछे हैं, तब भी थोड़ी थोड़ी देर पर ना लाइव स्क्रीन पर टच करिए। जो लाइव दिखेगा ना उसको टच कर दिया करिएगा, तो आप मेरे साथ हो जाया करेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रोबेट विषय, नवाधिकार विषय, दिवाला विषय, राजस्व विषय? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्व विषय का अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ विवाह विषयक हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न है और इसके ऑप्शन देखो यहाँ भी, कि जब न्यायालय को किसी तथ्य के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है, तब प्रमाणित कर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं विवाद्यक तथ्य है कि सुसंगत तथ्य है, साबित तथ्य है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या सही होगा? इसका सही ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सेक्शन 47A के अंतर्गत जो है वो रिलेवेंट होगा। ये देखिए, निम्नांकित में से किसको सीपीसी के सेक्शन 94 में, जिसका संबंध अनुपूरक कार्रवाइयों से है, स्थान नहीं मिला है? निर्णय से पहले गिरफ्तारी, निर्णय से पहले जब्ती, अस्थायी व्यादेश, निष्पादकों की नियुक्ति, क्या नहीं होता इसमें? बताइए। नीलू, मीनू, एस्पिरेंट, रक्षा मिश्रा, अजय, राज वर्मा, बताइए बच्चों क्या है? सीपीसी का प्रश्न है ये कहता है कि निष्पादकों की नियुक्ति इसमें नहीं आती। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी हो सकती है, कुर्की हो सकती है, अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है, इंटरलोकुटरी ऑर्डर दिया जा सकता है, और रिसीवर की नियुक्ति हो सकती है। रिसीवर की नियुक्ति है, निष्पादक की नहीं। नेक्स्ट, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होता है वह है तामिली से 10-30 दिन, तामिली से 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन? हाँ, ये जो होगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 दिन के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट पेश कर देना होता है। और 30 दिन के भीतर ये कहाँ है? ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर, ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 1। ठीक,
अभिवाक्य सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होते हैं, यानी प्ली बार्गेनिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर नहीं शो हो रहा? देखिए शिव जी, नेटवर्क का इश्यू होगा, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़े नेटवर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसी वजह से थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर, 14 साल से कम अपराधों पर उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, इसमें किसी पर लागू नहीं करते, है ना। ये समस्या आप लोगों के साथ आ रही है ना। ये आपका अगला प्रश्न है। अब इसमें बेटा मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब वो जो है वो नेटवर्क का कमाल है। बाकी पीडीएफ जो है मेरी, अगली बार जब हम पीडीएफ रखेंगे तो थोड़े अक्षर और बड़े बड़े कर देंगे, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा तो उसमें हम लोग जो ये अक्षर है ना उसको और ज्यादा बोल्ड कर देंगे। चलिए, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंध में? 198, 199, 197 की कोई नहीं। विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंधित कौन सी धारा होगी? ऑप्शन नंबर ए 198। नमस्ते लाडली राहुल, जवाब दीजिए। राहुल एक बार ऐसा करिएगा ना, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए ताकि हमको पता चले कि आप सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय की डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या पूर्वोत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे ब्याज दिला सकेगा। ऐसा ब्याज कितना दर से होगा? 9, 10, 6, 12। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6% ब्याज होगी 34 के अंतर्गत, 6% ब्याज है। अब ये प्रश्न पढ़िए कि सीपीसी के सेक्शन 80 के अंतर्गत लिखित सूचना सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित किए जाने से पूर्व दी जानी चाहिए। कितने दिन पहले ये दी जानी चाहिए सूचना? 90 दिन, 60 दिन, 3 मास, 2 मास? राकेश मिश्रा जी, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 2 मास पहले दी जानी चाहिए। सेक्शन 80 का क्लास नंबर 1, और ये मैंडेटरी है, बिना नोटिस दिए किया ही नहीं जा सकता। हालांकि सेक्शन 80 के क्लास नंबर 2 में ये कहा गया है कि इमीडिएट रिलीफ का अगर कोई मैटर हो तो उसमें बिना नोटिस के भी कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। हाँ, अंतःकालीन लाभ के बारे में सीपीसी के किस धारा में प्रावधान दिया गया है? मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट को के बारे में कहा है? ऑप्शन नंबर 212 में। बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड से अब जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 212 में है मेसने प्रॉफिट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में शामिल नहीं है? अपीलेट कोर्ट की पावर नहीं है, इसमें से कौन सा? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा अमिता? वाद मामले का अंतिम रूप से अवधारण करना, नए सिरे से विचारण करना, मामले का प्रतिप्रेषण, अतिरिक्त साक्ष्य को लेना। नए सिरे से विचारण नहीं कर सकता। अपीलीय न्यायालय नए सिरे से विचारण नहीं कर सकता। वेरी गुड लाडली। अच्छा नहीं, मैं खुद देख रहा हूं, एक मोबाइल है मेरे पास जिसमें मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। इसके लिए एक मोबाइल हम लोगों को भी रखना पड़ता है। तो मुझे भी लग रहा है कि उस मोबाइल में जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा छोटा और ब्लर जैसा दिख रहा है। तो ये समस्या तो आपको भी आ ही रही होगी। चलिए अगली बार ना निश्चित रूप से पीडीएफ को हम
अब आधे पर ये क्लास छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे तो बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हैं और रिकॉर्डेड में समस्या नहीं होगी। तो अगली बार हम जो अक्षर होंगे उसको जरा और बोल्ड कर देंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल असुविधा नहीं होगी। विनिमय पत्र के पक्षकार हैं पाने वाला व्यक्ति, बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, लेखी वाल, ऊपर वाल, उपयुक्त सभी, बिल्कुल तीनों होंगे। पाने वाला, लेखी वाल और ऊपर वाल तीनों होंगे ना विनिमय पत्र के पक्षकार। ड्राफ्ट का उदाहरण है, ड्राफ्ट का उदाहरण है विनिमय पत्र का, कि चेक का, कि वचन पत्र का, कि उपयुक्त सभी। ड्राफ्ट किस चीज का उदाहरण? ड्राफ्ट जो है ना विनिमय पत्र का उदाहरण है, ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक एवं विकृत चेक की परिभाषा में जोड़ा गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक एवं विकृत चेक, चेक की परिभाषा में कब जोड़ा गया था? 2001, 2002, 2008, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2002 वाला, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चलने लगा, फिर अब आपकी हालत खराब। अंतर्देशीय लिखत के मुख्य अपेक्षाएं हैं कि भारत में देय किया गया हो, भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखा गया हो, भारत में लिखा गया हो, उपयुक्त सभी। क्या सही होगा? अंतर्देशीय लिखत। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वेरी गुड। हाँ भाई, आपका क्यों खराब रहेगा? आप तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ी हैं, तो आपको क्यों खराब रहेगा भाई? कुछ बच्चों का जो एमपी नहीं देते उनके लिए तो असुविधा है कि नहीं। जहां संविदा वर्णनानुसार माल के विक्रय के लिए हो, वहां यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा। ऐसा कौन सी धारा में बताया गया? माल वर्णन के अनुरूप होगा, ये बात कौन सी धारा बताएगी? 14, 15, 16, 17। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सेक्शन नंबर 15 में, माल वर्णन के अनुरूप होगा। और यही अगर प्रश्न ये हो जाता कि माल नमूने और वर्णन दोनों के अनुरूप होगा, नमूने द्वारा विक्रय की दशा में माल नमूने और वर्णन दोनों के अनुरूप होगा, तो आप लगाते सेक्शन 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमूने के अनुसार विक्रय का उपबंध कौन सी धारा में? 16, 17, 18, 19। ऑप्शन नंबर बी, 17। कैविएट इम्प्टर के सिद्धांत को अपनाया गया है। कैविएट इम्प्टर का रूल कौन सी धारा में है? 16, 17, 18 और 15। कैविएट इम्प्टर जो है वो 16 में, कैविएट इम्प्टर का रूल 16 में। 17 में तो अभी आप पढ़े ही हैं, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते थे कि 17 में आपने ये पढ़ा था कि नमूने के अनुसार विक्रय है। जब संपत्ति अंतरित नहीं होती तो माल का जोखिम क्रेता को होता है, विक्रेता को होता है, दोनों को होता है, किसी को नहीं होता। जब तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक जोखिम सामान्यतया विक्रेता के पास होता है, सेलर के पास। और ये बात आपको सेक्शन 26 में है,
कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, ये रूल है एक ठो कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, यानी जोखिम प्रथम दृष्टया माल के साथ संक्रांत होती है। तो उसी पर क्वेश्चन है। चलिए, माल विक्रय अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 जून 30, 1 जनवरी 31, 1 जुलाई 30, 1 जनवरी 30। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, बाद में इसको अलग कर दिया गया और इसे 1 जुलाई 1930 को लागू कर दिया गया भारत में अलग से। नेक्स्ट, कोई पक्षकार मध्यस्थ पर आक्षेप कर सकेगा गठन के 30 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर। मध्यस्थ पर आक्षेप कितने दिनों के भीतर किया जा सकता है? ये तो कठिन सवाल है मुझे लगता है। ऑप्शन नंबर बी, 15 दिनों के भीतर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ये माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम का क्वेश्चन है। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम का क्वेश्चन है। प्रतिस्थापित माध्यस्थम की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? 11, 15, 7, 14। प्रतिस्थापित माध्यस्थम की नियुक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न कि निम्न में से कौन विशिष्ट अनुतोष है? संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, संविदाओं का विखंडन, लिखतों का रद्दकरण, उपयुक्त सभी। क्या स्थिति है? ये होगा बिल्कुल एसआरए का प्रश्न है ये, और ये होगा कब्जे का प्रत्युद्धरण यानी 5 से 8, संविदाओं का विखंडन यानी 27 से लेके 30, लिखतों का रद्दकरण मतलब 31 से लेके 33। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका सवाल ये हो गया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अचल संपत्ति पर कब्जे की पुनः प्राप्ति से संबंधित प्रावधान है 5 में कि 6 में कि 5 और 6 दोनों में कि 7 एवं 8 में? क्या सही है बताइए। कब्जे की पुनः प्राप्ति से संबंधित प्रावधान अचल संपत्ति के कब्जे से 5 और 6 दोनों में होंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी 7 और 8 में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना न्यायालय के लिए है, वह व्यक्ति की आज्ञापक स्वेच्छाचारी की बंधनकारी। क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विलेखों के परिशोधन का अर्थ है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या अर्थ है? विलेख में सुधार करना, विलेख का नवीकरण करना, विलेख को मनसूख करना, के उपयुक्त सभी। क्या करना है? लिखतों के परिशोधन का मतलब विलेख में सुधार करना है। जब कपट या पारस्परिक भूल के कारण लिखत का वास्तविक आशय प्रकट नहीं होता तो उसमें सुधार करना किया जाता है। यह बात सेक्शन 26 में है एसआरए की। न्यायालय कब लिखत को रद्द कर सकता है? रद्द मतलब कैंसिल करना। कब लिखत को रद्द कर सकता है? जब वो शून्य हो, जब वह शून्य करड़ी हो, जब वह शून्य या शून्य करड़ी हो, कि उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वो शून्य या शून्य करड़ी हो। निम्न में से कौन न्यास की रचना नहीं कर सकता है? एक व्यक्ति जो 21 वर्ष का हो गया, एक अधिवक्ता, एक नाबालिग, एक न्यायिक व्यक्ति न्यास की रचना नहीं कर सकता। न्यास की रचना एक नाबालिग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बताया गया है सेक्शन 7 में कि कोई भी व्यक्ति न्यास की रचना तभी कर सकता है जब वो संविदा करने में सक्षम हो। संविदा करने में सक्षम तभी वो न्यास की रचना कर सकता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति भी न्यास की रचना कर सकता है जो मेजर न हो, लेकिन उसके लिए प्रधान सिविल न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो सामान्य नियम के तहत नहीं कर सकता। भारतीय न्यास अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ था? 1 मार्च 82, 23 मार्च, 1 जुलाई, 1 जनवरी। न्यास अधिनियम लागू कब किया गया था, बताइए। 1 मार्च 1882। 1 मार्च 1882। ये लॉ ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आ गए। जंगम संपत्ति का न्यास सृजित किया जाता है। संपत्ति का स्वामित्व न्यासी को अंतरित करके, इच्छा पत्र द्वारा, रजिस्ट्रीकृत निर्वसित लिखत के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्या सही है? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरीकों से हो सकता है। ये सेक्शन 5 जो है न्यास अधिनियम का, उसमें बताया गया है कि मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है, यानी कौन सी फॉर्मेलिटी लगानी होगी। नेक्स्ट है आपका कि विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए सृजित न्यास होगा शून्य की शून्य करड़ी की वैध की कोई नहीं। विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए न्यास जो किया जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शून्य होगा, क्योंकि न्यास के जो विधि विरुद्ध प्रयोजन है ये सेक्शन 4 में बताया गया, और सेक्शन 4 मतलब सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसके अगर विधि विरुद्ध प्रयोजन है उसमें से कोई भी, तो वो शून्य होता है न्यास। नेक्स्ट, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई इसको करने में। चलिए इसको कैंसिल करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उतना छोटा कर देंगे तो आपको दिखाई ही नहीं। नेक्स्ट है कि कौन न्यासी हो सकता है? संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, वो विधि द्वारा निर्धारित अर्हता वाला व्यक्ति, उपयुक्त सभी। कौन हो सकता है न्यासी? क्या परिभाषा है? परिभाषा ये है कि संपत्ति धारण करने में सक्षम हर व्यक्ति न्यासी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क और ख मिलकर घोड़ा और बग्गी खरीद कर दिन भर चलाते थे, उससे जो आमदनी होती थी उसे स्वयं बांट लेते थे। क्या ये भागीदारी है? यस, नो, ए और बी दोनों को में से कोई नहीं। सही, ऑप्शन नंबर ए, यस, भागीदारी है।
नेक्स्ट, जब भागीदारी किसी विशिष्ट प्रोद्यम के लिए की जाती है तो ऐसी भागीदारी क्या कहलाती है? जनरल भागीदारी मतलब साधारण भागीदारी, इच्छाधीन भागीदारी, विशिष्ट भागीदारी के रूप में से कोई नहीं। ये इच्छाधीन भागीदारी, अरे विशिष्ट भागीदारी। इच्छाधीन भागीदारी वो भागीदारी होती है जिसमें समय न तो समाप्त करने का तरीका नहीं निर्धारित किया गया है, तो इच्छाधीन है। और विशिष्ट भागीदारी जो होती है वो किसी विशिष्ट पर्पस के लिए होती है, विशिष्ट पार्ट समय के लिए होती है। सेक्शन 8 डिफाइन करता है इसको। राहुल आप ऐसा करिए कि आप बहुत पीछे हैं, तो एक बार ऐसा करिए ना कि स्क्रीन को टच करिए, और स्क्रीन को टच करने पर लाइव जो दिख रहा होगा उसको भी टच करेंगे तो आप हम लोगों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और हम लोग 62 कर चुके हैं। नेक्स्ट, कि फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए भागीदार है फर्म का सेवक, फर्म का अभिकर्ता, फर्म का सदस्य कि फर्म का संचालक? इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फर्म का अभिकर्ता। कहां बताया गया है? सेक्शन नंबर 18 में बताया गया। भागीदार जो है फर्म का एजेंट है, फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए। विवक्षित प्राधिकार, एम्प्लॉयड अथॉरिटी किस धारा में परिभाषित है? 17 में कि 18 में कि 19 में कि 20 में? एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन सी सेक्शन में डिफाइन है? ऑप्शन नंबर सी, 19 के अंतर्गत डिफाइन, 19 में परिभाषित। एम्प्लॉयड अथॉरिटी होता क्या है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भागीदार का वो कार्य जिसके लिए फर्म जिम्मेदार हो जाती है, उस अथॉरिटी को एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं। कि जिस अथॉरिटी के अंतर्गत एक भागीदार के कार्य के लिए फर्म को जिम्मेदार ठहराया जाता है, यही एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भागीदार के विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत किए गए कार्य में फर्म के कौन भागीदार दायी नहीं होंगे? मृत भागीदार, सुसुप्त भागीदार, दिवालिया भागीदार, उपयुक्त सभी। कौन जिम्मेदार नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दी एबव, कोई जिम्मेदार नहीं। आइए अब हिंदू के सवाल करिए। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह है संस्कार की संविदा की और भी दोनों की न तो ये न ही दी। ये है ऑप्शन नंबर ए, संस्कार है। आप पहले से भी जानते हैं। और मुस्लिम विवाह की बात होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है कि यदि हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंड हैं तो विवाह क्या होगा? वैलिड होगा कि वाइडेबल होगा कि वाइड होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए, जल्दी से जो बताइए। सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 5 कहता है ना कि सपिंड रिलेशन के अंतर्गत आएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। और ये शून्य कहाँ बताया गया है? 11 में। तो पनिशमेंट भी तो मिलेगा सेक्शन 18 में। आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम में किस वर्ष किया गया? आपसी सहमति द्वारा तलाक। कन्याकुमारी, अजय, शिव, लाडली। आपसी सहमति से तलाक जो है 1976 में किया गया। जो सेक्शन डाला गया था वो 13B डाला गया था। 13B डाला गया था। संध्या पटेल, ये बताइए बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन करें ना आप गिने,
गिने कि कितने में से कितने आपने सही किए। वैसे अगर मान लीजिए पूरा अब सेशन में अगर आप शामिल रहते हैं, जैसे मान लीजिए 68 चल रहा है, अभी भी हम लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसी में से देख लीजिए कि जो 70-80 क्वेश्चन आप करेंगे, उस 70-80 में से आपके कितने सही हो रहा है, क्योंकि टोटल 150 प्रश्न इसमें हैं और इसमें बिहार के सिलेबस के अनुसार ही रखे गए हैं। एक हिंदू निर्वसियती मर जाता है, अपने पीछे 2 पुत्र और 1 पुत्री को और 1 विधवा को भी छोड़कर मरता है। संपत्ति किसको मिलेगी? केवल विधवा को, केवल पुत्र पुत्री को, केवल पुत्रों को, कि पुत्र पुत्री और विधवा सभी को? पुत्र पुत्री और विधवा सभी को, ऑप्शन नंबर डी। स्त्रियों के संबंध में जो उत्तराधिकार लागू होता है वो उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के नियमों के अंतर्गत होता है। एक हिंदू पुरुष जिसकी आयु 28 वर्ष, एक लड़की जिसकी आयु 13 वर्ष है को गोद लेता है, दत्तक ग्रहण है वैध, शून्य कड़ी, शून्य अवैध? ये क्या होगा? शून्य हो जाएगा। मेल फीमेल को लेगा, फीमेल मेल को लेगी, तो वहां पे कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, और अगर वो 21 साल का अंतर नहीं है तो वो दत्तक ग्रहण शून्य होगा। वेरी गुड मीनू। निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1 के उत्तराधिकारी नहीं है? माता पिता, पुत्र पुत्री। वर्ग 1 का उत्तराधिकारी कौन नहीं? बताइए, 71 का सवाल का जवाब। वर्ग 1 का उत्तराधिकारी पिता नहीं है, ये वर्ग 2 में आता है, वर्ग 2 का पहला है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता जैन, बुद्ध, सिख, अनुसूचित जनजाति के लोगों को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। किस पर? ऑप्शन नंबर डी है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। डॉक्टर सूरजमणि वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा की केस भी है उस पर। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह विच्छेद से संबंधित है? धारा 10, 12, 13 सभी। विवाह विच्छेद से संबंधित कौन सी धारा है? शिव, संध्या, राज, अजय, जुडिशियरी एस्पिरेंट, लाडली। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के ग्राउंड बताए गए हैं कि किन किन ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक विवाहित स्त्री बच्चे को दत्तक ग्रहण कर सकती है अपने पति की सहमति से, अपनी पति की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण कर ही नहीं सकती, पर में से कोई नहीं। क्या नियम है? वाह, ये है अपने पति की सहमति से। ऑप्शन नंबर ए है। चाहे पति होगा तो भी पत्नी की सहमति से, पत्नी होगी तो पति की सहमति से ही लेगी। हाँ, सेक्शन 8 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आश्रितों को परिभाषित करती है? 24, 23, 22, 21। आश्रित को परिभाषित कौन करती है? करती है ऑप्शन नंबर डी, 21। बहुत लंबे चौड़ी लिस्ट है आश्रितों की।
हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को बंद कमरे में करने का उपबंध करती है? 21C, 23, 22, 21 ख। कार्यवाहियों को बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान कौन से में की जा करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 22 के अंतर्गत। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनसे विविध हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? श्रुति, स्मृति, मान्यता प्राप्त, प्रथा तथा पुराण। ऑप्शन नंबर स्मृति। मुस्लिम विधि में आजीवन हित की वसीयत मान्य होती है, शून्य होती है, शून्य कड़ी होती है, ग्रुप में से कोई? आजीवन हित की वसीयत मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए मान्य होती है। नेटवर्क प्रॉब्लम राज के यहां नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला और मुबारक क्या है? आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के विघटन के प्रकार, विवाह के प्रकार, कि हकसुफा मांगने का प्रकार, कि वयस्कता प्राप्त होने पर दान निराकृत करने का प्रकार। खुला और मुबारक क्या है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद करने का तरीका है इसमें। खुला में प्रपोजल पत्नी के तरफ से आता है और मुबारक में प्रपोजल पत्नी या पति किसी भी तरफ से आ सकता है। खुला में कंसिडरेशन जरूरी है, मुबारक में कंसिडरेशन जरूरी नहीं। इद्दत में चल रही स्त्री के साथ विवाह है, अवैधानिक, अनियमित, शून्य, शून्य कड़ी। ये हो गया इर्रेगुलर, अनियमित होता है। कौन से में? सुन्नी शाखा के अंतर्गत। और सिया शाखा के अंतर्गत शून्य हो जाएगा, सिया के अंतर्गत शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? धर्म परिवर्तन, क्रूरता, जार कर्म, अभित्यजन। विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। धर्म परिवर्तन, क्रूरता, जार कर्म, अभित्यजन। ऑप्शन नंबर ए धर्म परिवर्तन। भाई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो विवाह होगा उसमें धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं, तो उससे क्या मतलब है? क्यों संध्या जी? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मुस्लिम विधि में वैध विवाह के लिए आवश्यक है? रक्त संबंध, मुसारत, विवाह संबंध, विवाह के समय प्रस्ताव में स्वीकृति, धात्रेय संबंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रक्त संबंध, बी मुसारत और धात्रेय संबंध। ये दोनों तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आते हैं, तो इसमें तो शून्य ही होता है विवाह हर दशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला
तुरंत शादी कर सकती है, दोबारा शादी नहीं कर सकती, इद्दत पूरी करने के बाद ही शादी कर सकती है, पर उसमें से कोई नहीं। तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला कितनी देर बाद शादी कर सकती है? तुरंत नहीं, इद्दत पूरा होने के बाद कर सकती है। गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह निम्नलिखित में से किस पर अग्रनिर्णय है? वक्फ, क्रयाधिकार, वसीयत की अभिभावक माने गार्जियनशिप? नहीं पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तात्कालिक देय मेहर जो होता है उसका भुगतान कब किया जाता है? विवाह के समय, एक निश्चित समय पर, पत्नी के मांगने पर, भागता विवाह के समय एवं भागता निश्चित समय। तात्कालिक देय मेहर को पेमेंट कब किया जाता है? ये क्या है? पत्नी के मांगे जाने। पत्नी मांगेगी तभी उसको पेमेंट किया जाएगा। तो वो अगर नहीं मांगती, अब पति की मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, तलाक हो जाए कोई बात नहीं, तलाक के बाद ले लेगी, मृत्यु के बाद ले लेगी। वो मर जाएगी तो उसके बच्चे ले लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला। अपकृत्य में प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होता है कैसे? सेवा संविदा से, न कि सेवाओं के लिए संविदा से। सेवाओं के लिए संविदा से, प्रतिवादी और अपकृत्य के बीच हुई संविदा से, प्रतिवादी और वादी के बीच हुई संविदा से। कब होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा संविदा से, न कि सेवाओं के लिए संविदा से। जो सेवाओं के लिए संविदा होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो ये जो होता है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इसकी श्रेणी में आते हैं। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के में विकैरियस लायबिलिटी का रूल जनरली लागू नहीं होता। अपकृत्य के दायित्व का आधार है नुकसानी की मात्रा, आशय का अंतर्वर्तन, विधिक अधिकार का अतिक्रमण, लोकहित पर प्रभाव। अपकृत्य के दायित्व का आधार है विधिक अधिकार का अतिक्रमण, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। और इसी वजह से इंजूरिया सैंडेमनम, इंजूरिया सैंडेमनम यानी बिना क्षति के हानि का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो क्षति चाहे कितनी भी न भी हुई हो तब भी वो कंपनसेशन का हकदार है। नेक्स्ट आपका सवाल कि कौन सा कथन सही है? अपकृत्य का उपचार केवल नुकसानी है, अपकृत्य का उपचार केवल व्यादेश है, अपकृत्य का उपचार नुकसानी या व्यादेश हो सकता है, अपकृत्य का उपचार केवल शास्त्री है। ऑप्शन नंबर सी है, अपकृत्य में नुकसानी, व्यादेश या संपत्ति की पुनर्प्राप्ति ये हो सकता है। 3 उपचार हैं अपकृत्य विधि के अंतर्गत। ये तो बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा ना। चलिए मैं पढ़ देता हूं इसको, ठीक है। कि अपकृत्यों की विधि ऐसे नियमों के समूह से निर्मित है जिनसे विनिर्दिष्ट क्षतियों की स्थापना की गई है। अपकृत्यों के लिए दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? विनफील्ड, जेम्स, सामंड, फ्लेमिंग।
ऑप्शन नंबर सी। जब तक किसी के अधिकारों का उल्लंघन न हुआ अपकृत विधि में वाद नहीं लाया जा सकता, चाहे भले ही हानि कारित हुई। इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया नलियस पर्सोना, इंजुरिया डैमनम नलियस। विधि के अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो तो अपकृत में वाद नहीं लाया जा सकता। ये क्या कहलाता है? डैमनम साइन इंजुरिया। ग्रोसेस्टर ग्रामर स्कूल इसकी बड़ी फेमस केस है ना। और अभी जो हमने कहा था कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वाद लाया जा सकता है चाहे भले ही नुकसान न हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? इंजुरिया सैंडम। साधारणतया अनुचित हेतु अपकृत विधि में विसंगत होता है। यह सिद्धांत किस प्रसिद्ध अभिकथित किया गया था? ब्रेडफोर्ड कारपोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये बात कई बार पूछी गई है परीक्षा में। ब्रेडफोर्ड कारपोरेशन वर्सेस पिकल्स कि कार्य में सिविल मामलों में अनुचित प्रतिहेतु कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो सही है, जो वैध है वो वैध ही रहेगा चाहे उसके लिए कितना भी इरादा बुरा हो। जो वैध नहीं है वो वैध नहीं रहेगा चाहे उसके लिए इरादा कितना भी अच्छा हो। तो एक्ट कैसा है ये मैटर करता है, इंटेंशन कैसा है ये मैटर नहीं करता। नेक्स्ट कर लेते हैं। स्वतः अनियोज्य एक ऐसा अपकार है जिसके लिए वादी वाद ला सकता है यद्यपि उसे हानि न पहुंची हो, जिसके लिए हानि का प्रमाण देना वादी के लिए एक आवश्यक अंग होता है, जिसमें दायित्व कठोर होता है, जिसमें घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का स्वयं प्रमाण होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके लिए वादी वाद ला सकता है भले ही उसे कोई हानि न पहुंची हो, मतलब हानि साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, आगे बढ़े। ये है आपका अगला प्रश्न। लेकिन आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लाइव क्लास में जितने भी बच्चे कर रहे हैं बहुत संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पीडीएफ तो ब्लर हो जा रही है। अगली बार जब हम करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन अब आज आधा तो नहीं करेंगे, पूरा तो कर ही देंगे। नेक्स्ट है कि अपकृत्यात्मक दायित्व पक्षकारों द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, नैतिक अपकार से उत्पन्न होता है, विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से होता है, अनन्य रूप से सांविधिक बाध्यता के भंग से उत्पन्न होता है। क्या सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। और ये किसकी परिभाषा में है? ये बेनफील्ड की परिभाषा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये है। नेक्स्ट, यह सैद्धांतिक विवाद कि यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि, निम्नलिखित में से किन लेखकों के में ये विवाद था कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट में किसमें भेद था? ये है सामंड और विनफील्ड में। सामंड कहते थे ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, विनफील्ड कहते थे ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। इसी वजह से सामंड ने पिजन होल थियरी दी थी। ये है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित अपकृत्यों में से किसमें दायित्व दोष पर आधारित नहीं होता है? विद्वेषपूर्ण अभियोजन, संपरिवर्तन, उपेक्षा, अतिचार। ये है ना संपरिवर्तन, इसमें दायित्व दोष पर आधारित नहीं होता। निम्नलिखित में से किसमें दायित्व
दोष पर आधारित होता है। मानहानि, कपट, पशु अत्याचार, खतरनाक पशुओं के लिए दायी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपट। अजय भार्गव, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करिए। दीपाली, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद बिना क्षति की हानि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बिना क्षति की हानि समझते हैं? बिना क्षति के हानि, इसका मतलब है कि इंजूरिया सैन डेमनम से संबंधित नहीं है। चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैग्रेगर एंड कंपनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगरा वर्सेस असरफी लाल। क्वेश्चन ही गलत हो गया है। लिखा जाना चाहिए बिना क्षति के हानि, ये नहीं है बिना हानि के क्षति, यानी यहां पे लिखना चाहिए था डेमनम साइन इंजूरिया से संबंधित नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगरा वर्सेस असरफी लाल। इंजूरिया साइन डेमनम से ये रिलेटेड केस है, इसमें ये है, और एसबी वर्सेस व्हाइट का केस है, ये सब उसी में। बाकी ये सब जो है ना डेमनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड है, थोड़ा सा नहीं है, उल्टा हो गया था उसमें। शिवम, नहीं बेटा हिंदी में ही है फिलहाल तो। चलिए आगे बढ़े। ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य संप्रभु कृत्य के सिद्धांत को नहीं माना? कस्तूरी लाल के केस में, कि राजस्थान बनाम विद्यावती के, कि श्याम सुंदर के केस में, कि सभी में? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती के केस में। राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती के केस में। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए कि ज्ञान का अर्थ सहमति नहीं होता, निम्नलिखित द्वारा व्यक्त किया जाता है। वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, इंजूरिया प्राइमा डेमो, वॉलेंटी इंजम्पशन ऑफ रिस्क, साइंटी नॉट फिट इंजूरिया। ज्ञान सहमति नहीं है, ये कौन से में आएगा? ये साइंटी नॉट फिट इंजूरिया कहते हैं इसको। और सहमति, विधिक सहमति से क्षति नहीं होती, ये क्या कहता है? वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। ये आपका अगला प्रश्न है। सम्मति ऐसे बचावकर्ता के दावे के विरुद्ध कोई प्रतिवाद नहीं हो सकती जिसको प्रतिवादी की उपेक्षा से उत्पन्न जोखिम का किसी बचाव करते हुए क्षति हुई। इस सिद्धांत पर लीडिंग केस कौन सी है? बड़ी इंपॉर्टेंट केस है ये। हेंस वर्सेस हार्वुड, वुल्ड्रिज बनाम समरल, स्मिथ बनाम जेकिंसन, को में से कोई नहीं। कौन सा सही है? चौबे जी, अजय, लाडली, दीपाली, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेंस वर्सेस हार्वुड केस। बड़ी फेमस केस है, अगर ये गलत बताते हैं तो आप अपने मुंह पे थप्पड़ भी मार सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो इसमें ये प्रश्न कई बार आया होगा टाट का। नेक्स्ट है कि जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण होती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में अभी निर्धारित किया गया था? भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीरा। फोन से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कब और कहां कंप्लीट होता है, ये बात जो केस जो थी वो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में कही गई थी ना, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में। चलिए अगला सवाल है आपके सामने।
साधारण प्रस्ताव की स्थिति में स्वीकृति की संसूचना आवश्यक नहीं यदि प्रस्तावक द्वारा संसूचना की जरूरत नहीं बताई गई। यह मामला किस केस में धारित किया गया? कार्लिल, भगवान दास, लालवंत सुखना, रामजी दयावाला। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के ही केस में कहा गया था कि स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता। अमुक कीमत पर ब को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी? जब ब को पत्र का प्रेषण करता है, लिखना पूर्ण करता है, भेजे जाने की जानकारी प्राप्त करता है, ब पत्र प्राप्त करता है। क्या सही है? ब पत्र प्राप्त करता है। प्रश्न तो बेटा एकदम साफ दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों को ब्लर दिखाई दे रहा है ना, अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। वीडियो की, क्योंकि मैं जो जिस मोबाइल में देख रहा था अभी, उसकी क्वालिटी मैंने 144 गलती से कर दी थी, तो उसकी वजह से वो जो है दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे ना सेटिंग में जाके, तो वो इतनी असुविधा नहीं होगी आपको। बताइए, इतना देर 100 प्रश्न से ज्यादा निकल गए हम लोग। प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है, जब यह पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए, जब प्रतिग्रहण प्रस्थापक को संसूचित किया जाए कि सब कभी सभी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्धारित किया कि निकटतम रिश्तेदारी के कारण से ही असम्यक असर की उपधारणा नहीं की जा सकती? क्लियर दिख रहा है ना? मैंने गलती की थी कि मैंने क्वालिटी खराब करके रखी थी, इसलिए आप लोगों से बड़ी संवेदना थी हमको। अभी को जब मैं क्वालिटी बढ़ाया हूं तो मुझे लग रहा है कि नहीं, संवेदना के पात्र नहीं है, आप लोग गलती कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। जहां की दोनों पक्षकार तथ्य संबंधी बात के बारे में भूल में हों, तब करार धारा 20 के अंतर्गत क्या होगा? शून्य करणीय कि शून्य की वैध की अवैध? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होता है जब दोनों पक्षकार तथ्य के बारे में भूल करते हैं और वो जो तथ्य है वो मर्मभूत है, यानी इसेंशियल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो करार क्या हो जाएगा? धारा 20 के अंतर्गत शून्य। नेक्स्ट है, विधि की भूल के कारण संविदा की क्या स्थिति होती है? शून्यकड़ी कि शून्यकड़ी नहीं कि शून्य की अवैध? विधि की भूल के बारे में क्या स्थिति है? थोड़ा अधूरा सा लग रहा होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आंसर अधूरा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, शून्यकड़ी नहीं, 21 धारा थी। नेक्स्ट है कि सही उत्तर बताइए, यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है तो करार मात्र शून्य लेकिन अवैध नहीं, मात्र अवैध लेकिन शून्य नहीं, शून्य और अवैध दोनों की शून्यकड़ी।
ये शून्य और अवैध दोनों होगा। क्यों? क्योंकि करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध है। अगर करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो दोनों होंगे। नेक्स्ट, कि क यह संविदा करता है कि जब ग से ख विवाह कर लेगा तो ख को क एक नियत धनराशि देगा। यह संविदा है एक समाश्रित की निहित संविदा की अवैध संविदा कि शून्यकरणीय संविदा? बताइए। ये है एक समाश्रित संविदा, क्योंकि समाश्रित संविदा के संबंध में प्रोविजन जो है 31 से लेकर 36 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि समाश्रित संविदा का मतलब ये होता है कि जब किसी बात को होने या न होने पर आश्रित संविदा है तो वो समाश्रित संविदा कहलाएगी। तो ये जो बात है कि विवाह करेगा तो धनराशि देगा, इसका मतलब है समाश्रित संविदा। कि किसी संविदा के पालन करने के लिए युक्तियुक्त समय, प्रश्न है तथ्य का, विधि का, तथ्य विधि मिश्रित का कि प्रज्ञा का? युक्तियुक्त समय क्या होगा? पालन करने का समय जो होगा वो तथ्य का प्रश्न होगा। ये सेक्शन 47 या 48 में होगा। आगे बढ़िए। यह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः संभव, अप्रवर्तनीय है, शून्यकरणीय है, दोषपूर्ण है कि शून्य है? जो किस लिए हो? असंभव कार्य करने के लिए हो, ये शून्य होता है। कहां बताया गया? सेक्शन 56 के पैरा 1 में। अब अगर यही काम होता कि असंभव घटनाओं पर आधारित करार कहां शून्य होता है, तो ये आप बताते सेक्शन 36 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी? नवीन पर, विखंडन पर कि परिवर्तन पर कि अनुबंध पर? मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको सभी ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। मूल संविदा चाहे नवीन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उन सभी मामलों में उस मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे तेज करने से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना आपको? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 65 का नियम उन करारों पर लागू होता है जो शून्य हैं। किसके कारण? गलती के कारण, प्रतिफल की विफलता के कारण, असंभवता के कारण, उपयुक्त सभी प्रकार से। तो ये जो लागू होता है ना, उपयुक्त किसी भी प्रकार से, चाहे गलती के कारण, चाहे प्रतिफल की विफलता के कारण, असंभवता के कारण, किसी भी कारण से शून्य है, तो वो धारा 65 के अंतर्गत अगर कोई माल या कोई सामान का आदान प्रदान हुआ है तो वो उसे वापस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। नेहा श्रीवास्तव, वाह, ग्रैंड एंट्री, तबीयत ठीक है? निम्नलिखित करारों में से कौन सा शून्य नहीं है? विकलांग के साथ करार करना, विवाह को रोकने का करार करना, बाजी का करार करना कि प्रतिफल के बिना करार करना? कौन सा शून्य नहीं है? ये विकलांग के साथ करार करना कहीं हमने कॉन्ट्रैक्ट में शून्य नहीं देखा, जबकि विवाह वाला करार सेक्शन 26 के अंतर्गत शून्य, बाजी का सेक्शन 30 के अंतर्गत शून्य, प्रतिफल के बिना करार सेक्शन 25 के अंतर्गत शून्य होगा। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम स्पीकर था? M.A. आयंगर, सरदार हुकुम सिंह, G.V. मावलंकर, बलिराम भगत? तो सही ऑप्शन क्या है?
प्रथम स्पीकर कौन था? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि काफी दिन से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेहा जी, नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? सभी व्यक्तियों को रोजगार को उपलब्ध कराना है, कि भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है, कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, सरकारी सेवाओं की सेवा की सुरक्षा तथा प्रतिभूति प्रदान करना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराना, प्रियम्बल का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्णित किया है कि संविधान जनता की इच्छा के ऊपर अभिभावी होगा? संविधान जनता की इच्छा पर अभिभावी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल ओवर मैंडेट किस केस में कहा है? एसआर चौधरी वर्सेस पंजाब, बीके मेहता भारत संघ, महेंद्र लाल बनाम बिहार, बीआर कपूर तमिलनाडु। कौन सी केस है? ये चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीआर कपूर वर्सेस तमिलनाडु, यानी जयललिता वाली केस है। ये जयललिता वाली केस है, कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है आप लोगों से। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि पीछे हैं आप, काफी लोग पीछे चल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं साथ साथ, लेकिन काफी लोग पीछे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्क्रीन पर टच करिए बच्चों, और स्क्रीन पर टच करने के बाद आपको जब लाइव दिखेगा तो उसको टच कर देंगे तो आप साथ में हो जाएंगे, तब तो जवाब देने का मजा है, अन्यथा पीछे रहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण अनुज्ञेय है। एग्जैक्टली सही तो नहीं है ऑप्शन, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल हो उसको बताइए। एग्जैक्टली सही तो नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 4 वाला, क्योंकि 15(5) में शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? 16 की 19 की 31 की 22? प्रेस की स्वतंत्रता। सबसे बात यही है ना, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? किस चीज का? जीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड। चमेली सिंह, ओल्गा तेलिस, सुभाष कुमार, मेनका गांधी। कौन सा सही है? ओलेगा तेलिस बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? 21, 21A, 19, 14। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, बिल्कुल ये है आपका 86वें संविधान संशोधन से 2002 के द्वारा ये शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 45 में 6 से 14 था, उसे हटा के अब 0 से 6 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपके स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
पर निर्बंधन लगाने का विशिष्ट आधार नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करके डिलीट भी कर दे रहे हैं। चलिए अगला, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ के मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 53 में, क्लास 1। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से, किसका है? राष्ट्रपति का। संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, राज्यसभा एवं राज्य की विधान परिषद के सदस्यों से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। कहां बताया गया है? तो आर्टिकल 54 में बताया गया। निर्वाचन की रीति क्या होगी? 55 में बताया गया। भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं केवल निम्न अवस्था: संसद की अवज्ञा करने पर, अयोग्यता पर, सिद्ध दुर्व्यवहार पर, कि संविधान की उपेक्षा पर। किस आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल, यह है संविधान की उपेक्षा के आधार पर। यह बताया गया है आर्टिकल 56 में कि इस आधार पर हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी वो 61 में बताया गया आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वागत कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का महान्यायवादी। और ये बात आपको आर्टिकल 76 में मिलेगी कि भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति किसको? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, और वो तब तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक कि, ठीक। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर सिर्फ 49 रुपए में, सिर्फ 49 रुपए में 7 दिनों का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और इसका लाभ आप ले सकते हैं। सिर्फ आज उसका लाभ मिलना शुरू हो रहा है, मतलब ऑफर कल और आज के लिए ही था, तो आज यानी कि 15 और 16 तारीख, तो 16 तारीख को ही इसका लाभ मिलेगा। तो आप 49 रुपए में रॉय लॉ 10 कोड यूज करके, रॉय लॉ 10 इस कोड को यूज करके ना इसका लाभ लीजिए, क्योंकि 49 रुपए में एक अच्छी खासी चीज है जो आपको अंदर घुस के वो चीजें दिखा सकती है। कुछ MCQ भी आपको काम के मिल सकते हैं, तमाम चीजें बेनिफिशियल मिल सकती हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। रॉय लॉ 10 कोड को यूज करना है और आपको 49 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, कि राष्ट्रपति के द्वारा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहां है? आर्टिकल 148 के अंदर। नेक्स्ट है कि 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? निर्वाचन आयुक्त, एक राज्य का राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, की लोकसभा का अध्यक्ष।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। ये भी है। संसद की कार्यवाहियों में बिना संसद का सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन भाग ले सकता है? आसान प्रश्न है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कि भारत का महाधिवक्ता, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, भारत का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता नहीं, उसको महान्यायवादी कहते हैं, इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता तो स्टेट का होता है, लेकिन हम जानते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक पे आप समझ जाइए कि जो महाधिवक्ता होता है वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, सुन सकता है, उसमें बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता। ये बात उसको जो बताई गई है वो आर्टिकल 88 में वो प्रिविलेज दी गई है। ठीक। बाल मुकुंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं है यार, गुड मॉर्निंग है आज तो। इवनिंग में पढ़ाते पढ़ाते हमको ऐसा लगता है कि पढ़ाने के समय मतलब ऑनलाइन पढ़ाना मतलब इवनिंग। लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 21, 30, 35। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये हो जाएगा आपका, लोकसभा सदस्य बनने की आयु 25 साल है। और कहां बताया गया है? ये आर्टिकल 84 में बताया गया है। संसद सदस्य बनने की योग्यता 84 में है। तो राज्यसभा के लिए 30 बताता है और लोकसभा के लिए 25 बताता है। अगला प्रश्न, कि संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों के मध्य अंतर नहीं हो सकता। 4 मास से अधिक, 6 मास से अधिक, 3 मास से अधिक, जो समय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। 131 का हो जाएगा 6 मास से अधिक, बल्कि 6 मास का भी अंतर नहीं होगा। अधिक की तो बात ही छोड़िए, 6 मास का भी अंतर नहीं होगा। और ये बात आपको आर्टिकल 85 में बताई गई। कम से कम 2 बार मीटिंग होगी और दोनों के बीच 6 माह से अधिक का 6 माह का अंतराल नहीं होगा। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। 110, 115, 112, 121 कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। कि संसद अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए ऐसे विषय पर विधि निर्मित करती है जो राज्य सूची में प्रकटित है और प्रभावित राज्यों से कोई परामर्श नहीं करती। यह विधि अविधिमान्य है, अविधिमान्य हो जाएगी किंतु उसी तक जिस तक राज्य की विधि से असंगत हो। पूर्णतः विद्यमान है, अकृत एवं शून्य। क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः विद्यमान है। अब मैं आपसे आर्टिकल पूछूंगा तो आप आर्टिकल बताएंगे 253। ठीक है, यही है ना 249 से 254 तक का जो 253 तक का जो प्रावधान है वो यही न कहता है कि राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती। अगला से, कि संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों की रचना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत के बार काउंसिल के परामर्श से उच्चतम न्यायालय द्वारा। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी है, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा। पढ़े होंगे ना, 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक विद्यमान है? 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष कि 3 वर्ष? बताइए कितना होना चाहिए? अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है, और पंजाब के मामले में ये 5 वर्ष है। ठीक, हाँ, इसमें ये भी आपने पढ़ा होगा कि 1 वर्ष तक तो निर्वाचन आयोग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अगर लगाना है तो वहां पर निर्वाचन आयोग जो है ना, एक प्रमाण पत्र देगा कि इमरजेंसी लागू है और चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं, तभी 1 साल से अधिक के लिए हो सकता है। नेक्स्ट, कि जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा की जाती है, तब संविधान को मूल अधिकार का प्रवर्तन निलंबित करने की शक्ति होती है, किंतु निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? 19, 19(1)(g), 19(1)(a), 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 ये 1978 से, यानी जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसी के द्वारा कह दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति इन अधिकारों को कभी सस्पेंड कर ही नहीं सकता। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है 352 के अधीन, 56 के अधीन, 59 के अधीन, 60 के अधीन। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात की घोषणा 360 के अंतर्गत होती है। ठीक, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया 86वें संविधान, 42वें, 85, 91। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कैसे है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को निम्न में से किसे निरसन करने की शक्ति नहीं है? मानव अधिकार को, कि लोकातीत अधिकार को, कि संविधान के भाग 3 में समाविष्ट अधिकार को, कि संविधान की आधारभूत मूल संरचना को? हाँ, इसका है 139 का संविधान का आधारभूत संरचना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अजय, जूही, लाडली, शिव, जूही, संध्या, राज, बालमुकुंद, संध्या पटेल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि? सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, केशवानंद भारती, केरल राज्य और गोलकनाथ। संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आएगा। ये कौन सी केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ, 1967 में। कि चाहे विधि कैसी भी होगी, अमेंडमेंट करके हो चाहे किसी भी तरीके से, वो विधि ही कहलाएगी और संविधान का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, इन सभी में। एडहॉक जजेस की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन से में की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त? 135, 36, 37, 43। पुनर्विलोकन की शक्ति 137 के अंतर्गत है। वेरी गुड। लाडली कहाँ हो? हाँ, 137 के अंतर्गत है। आप 135 जानते ही हैं कि फेडरल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करेगा 135 के अंतर्गत। 136 के अंतर्गत एसएलपी होती है, 137 के अंतर्गत रिव्यू होता है, 143 के अंतर्गत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता में निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? सलाहकारी अधिकारिता कौन से अनुच्छेद में? 43, 143, 142, 141, 139। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जस्ट अभी इसी की बात ही हुई थी। नेक्स्ट कर लेते हैं कि निम्नलिखित रिटों में से कौन सी केवल न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट कौन सी रिट जारी होती है? उत्प्रेषण, जिसको हम सर्सियोरेरी कहते हैं। सर्सियोरेरी। सर्सियोरेरी कहते हैं, और प्रोहिबिशन भी। ये दोनों रिट जो है ना, ये जुडिशियल रिट कहलाती है, क्योंकि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के है। आगे बढ़े। कह रहा है कि किसी पद को, किसी लोक पद को हड़पने वाले किसी व्यक्ति को लोक पद से हटाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली समुचित रिट कौन सी है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश। ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। चलिए, अब तो बहुत करीब हैं हम लोग, आज के सेशन को समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है, तब उस रिट को कौन सा रिट कहते हैं? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेषण, सर्सियोरेरी, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। न्यायालय या किसी अधिकरण के अगेंस्ट पारित किया जाता है जब उसने नेचुरल जस्टिस के नियमों का वायलेशन किया। नेक्स्ट कर लेते हैं। भविष्य लक्ष्य निर्णय यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत किस केस में आया था? इसको बंद कर दिया। किस केस में आया था? जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस सीकरी, जस्टिस मैथ्यूज, जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस सुब्बाराव कौन से केस में दिए थे? गोलकनाथ के केस में दिए थे 1967 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? भारत का उच्चतम न्यायालय, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च कौन है? सबसे ऊपर है संविधान। संविधान है। नेक्स्ट है
कि भारत का संविधान अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 कि 26 नवंबर 1948 कि 26 जनवरी 1950? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया गया। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। यह कथन किसका है? सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु, डी केसी ह्यूयर, एच एम सिरवई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केसी ह्यूयर। परिसंघ कल्प का मतलब ही हो गया क्वासी फेडरल यार। क्वासी फेडरल किसने कहा था? केसी ह्यूयर ने। ठीक है, तो आज के सेशन हम लोगों का यही खत्म होता है। आज का सेशन यही खत्म होता है। अगली बार जब हम सेशन को लेंगे तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि बड़ी रहेगी तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं कि ये प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 7 दिनों के लिए मिल रहा है मात्र 49 रुपये में, अनअकैडमी का 7 दिनों के लिए। तो 49 में आप ट्राई कर सकते हैं। आपके सामने ये जो बार कोड है, इसको आप बार कोड को स्कैन करिए मोबाइल से, या ऐसे स्कैन नहीं भी करेंगे तो भी अनअकैडमी के ऐप में जाके आप ये काम कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है राय लॉ 10। और ऐसे ही अब तो रोज में पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा सेशन कर पाऊँ, तो ऐसे ही मैं फिर से बिहार का एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और आप लोगों से 150 प्रश्न कराऊंगा। तो आप उस दिन, जब मैं नोटिस एक दिन पहले दे दूंगा, तो आप पूरा समय निकाल के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ताकि एक अनुमान निकल सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार स्टूडेंट बहुत सारे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, और अगर आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ रहेगा और सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आपकी मेहनत आपका परिणाम जरूर अच्छा देगी। थैंक यू, बाय बाय, चलते हैं।